बच्चों हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 संबंध और फलन कंप्लीट कर चुके हैं। इस भाग में हम द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिएगा बच्चों, इस अध्याय में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात करेंगे। कहाँ से ज्ञात करेंगे? त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम ज्ञात करके ज्ञात करेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा कि प्रथम अध्याय हमने पढ़ा था कि जो फलन एक ही आच्छादक होता है उसके प्रतिलोम का अस्तित्व हो जाता है। अर्थात अगर कोई फलन एक ही आच्छादक है तो वो व्युत्क्रमणीय कहलाता है, और व्युत्क्रमणीय है तो उसका व्युत्क्रम यानी कि प्रतिलोम अस्तित्व में आ जाता है। तो सबसे पहले अगर त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम फलनों की हमें बात करनी है तो हमें बात करनी होगी कि वो एक ही आच्छादक हैं या नहीं। यदि वो एक ही आच्छादक होंगे तो उनके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो देखिए एक फंक्शन की बात करते हैं f(x = sin x) बच्चों। तो f(x = sin x) की हम बात करते हैं बच्चों। ये त्रिकोणमितीय फलन आपके सामने है। अब त्रिकोणमितीय फलन है तो इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखें तो उससे पहले प्रांत पता होना चाहिए। देखिए इसका प्रांत कहाँ से कहाँ परिभाषित हम sin x को करते हैं। ये पूरा r से आपका r में परिभाषित हो जाता है। r to r फंक्शन परिभाषित किया जाता है। R to R फंक्शन परिभाषित किया जाता है तो इसके ग्राफ पर नज़र डालते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आता है बच्चों, और ये इसी तरह से सममितता की दृष्टि से आगे बढ़ता जाता है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? माइनस। यहाँ पर ये 0 है, ये आपका π/2 है और ये आपका पाई है। इसी तरह ये 3π/2 है और ये आपका 2π है, और इसी तरह ये आगे चलता रहता है। ऋणात्मक साइड में ये वैल्यू -π/2 है x एक्सिस पे, ये -π है बच्चों का, ये -3π/2 है और ये -2π है, और आगे इसी तरह चलता रहेगा। देखिए ये फलन है। अब फलन बहुएकी है। कैसे पता चला? देखिए π/2 पर जब साइन में π/2 वैल्यू देंगे अपन तो कितना आएगा? 1। और साइन को जब आगे जाकर आप दोबारा से 5π/2 दोगे, 5π/2 यहाँ पर है, तो साइन 5π/2 का वैल्यू भी कितना आएगा? 1 आएगा। देखा बच्चों, प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयव π/2 और 5π/2, इन दोनों का प्रतिबिंब इस फलन sin x के अंतर्गत समान है, इसलिए फलन क्या हो गया? बहुएकी। दूसरा, ग्राफ देख के x अक्ष के समांतर रेखा देखिए अनंत बिंदुओं पर ग्राफ को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि काट रही है। इसका मतलब फलन क्या है? बहुएकी। तो हम आलेख देखकर भी बता सकते हैं। हमने प्रथम अध्याय में सीखा है कि फलन एक एकी है या बहुएकी। तो यहाँ पर पता चलता है कि फलन जो है बहुएकी है। और परिसर कितना है? फलन का परिसर भी आलेख देख के बता सकते हैं। परिसर देखिएगा, y एक्सिस को जितना ग्राफ घेरता है वो उसका परिसर कहलाता है। तो बच्चे कहेंगे -1 से 1 तक किसका परिसर है? देखिए वो आलेख ने -1 से 1 तक के मान ग्रहण किए y एक्सिस पे, तो परिसर कितना हो गया? -1 से 1। आप कहेंगे इसका सहप्रांत r है, ये आपका सहप्रांत है, और सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक भी नहीं है। तो आप कहेंगे आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। और आच्छादक नहीं है तो कौन सा फलन है? अंतरछेपी है। फलन एक एकी भी नहीं है, बहुएकी है। फलन आच्छादक भी नहीं है, अंतरछेपी है। तो इसके प्रतिलोम यानी कि साइन इनवर्स x के अस्तित्व की बात करें तो अभी तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? पहले फलन को एक एकी बनाना होगा, एक एकी बनाएंगे, फिर आच्छादक बनाना होगा। एक एकी तथा आच्छादक बनेगा तो इसका जो प्रतिलोम है वो अस्तित्व में आ जाएगा, फलन व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? देखिए प्रांत को संकुचित करके किसी फलन को एक एकी बनाया जा सकता है। जैसे मैं इसका प्रांत ले लूँ, कहाँ से? यहाँ से -π/2 आपके पास ये वैल्यू है, ये π/2 वैल्यू है। बच्चे कहें फलन को सिर्फ इतना यहाँ से यहाँ परिभाषित कर दें। फलन देखिए x अक्ष के समांतर रेखाएं एक ही बिंदु पर कट कर रही हैं, इसका मतलब क्या हो गया? फलन एक एकी हो गया।
और फलन को परिभाषित कर दूं, यानी कि प्रांत आपने क्या किया, -π/2 से π/2 ले लिया और सह प्रांत ले लिया -1 से 1। तो बताइए परिसर इसका कितना है, -1 से 1 होता है, जो सह प्रांत की जगह आपने लिख दिया, तो फलन क्या हो गया, आच्छादक भी हो गया। फलन एक हो गया, आच्छादक हो गया, तो व्युत्क्रमणीय हो गया। अब इस दौरान इसके प्रतिलोम का अस्तित्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम फलन, जो त्रिकोणमितीय फलन है आपका sin x, उसका प्रतिलोम फलन sin इनवर्स x अस्तित्व में ला सकते हैं। बच्चे कहेंगे जरूरी है क्या प्रांत -π/2 से π/2 ही रखा जाए? कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, हम π/2 से 3π/2 पर बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये x एक्सिस है, ये आपका π/2 वैल्यू, ये आपका पाई और आगे 3π/2। इस π/2 से 3π/2 फलन देखो π/2 पे कितना मान ग्रहण कर रहा है, 1, और नीचे आता आता इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर भी फलन एक ही हो जाता है। तो π/2 से 3π/2 के रूप में प्रांत को संकुचित, जो r था उसको संकुचित करके जब आप π/2 से 3π/2 में ले आते हैं तब भी फलन एक ही हो जाता है। तो यहाँ भी इसके प्रतिलोम का अस्तित्व हो जाना चाहिए बच्चों। लेकिन हम जब -π/2 से π/2 चलते हैं तो ये इसका मुख्य मान कहलाता है, किसका, sin x का। sin x का मुख्य मान कहलाएगा, तो इसके प्रतिलोम को इस मुख्य मान में परिभाषित हम कर देते हैं। देखिए थोड़ा और आगे समझते हैं कि हमने क्या किया है यहाँ पर और किस तरह से निकाला है इसको। देखिए मैंने कहा फलन f(x) लिया, sin x इसका नाम है, आपने f को परिभाषित किया -π/2 से π/2, जो कि sin x का मुख्य मान है, और कहाँ तक परिभाषित किया, -1 से 1 उसके परिसर तक, यानी कि सह प्रांत और परिसर को बराबर कर दिया। अब आप स्टेटमेंट देंगे कि f(x) एक हो गया, एक तथा आच्छादक है, तब प्रतिलोम का अस्तित्व हो जाएगा, अस्तित्व होगा। ग्राफ देखिए कैसे होगा। इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो सिर्फ हम प्रांत पे ही फलन को परिभाषित करेंगे, यानी कि इधर में -π/2, राइट साइड में π/2। बच्चों यहाँ पर ले लिया 1 और ये ले लिया -1। π/2 पे मान कितना चला जाता है, 1 पे, और -π/2 पे कितना आ जाता है, -1 पे। तो फलन का ग्राफ कुछ इस तरह से यूँ चला जाएगा बच्चों। तो फलन एक ही हो गया आपका, आच्छादक भी हो गया, किसमें, जब आपने ये प्रांत छोटा कर दिया और ये आपका सह प्रांत जो r की जगह कितना ले आए, -1 परिसर के बराबर ले आए। ऐसा करने से एक ही हो गया। अब इसके प्रतिलोम का अस्तित्व हो जाएगा, तो f का इन्वर्स f इन्वर्स x से लिखा जाना चाहिए, जो कि किसका, साइन का कह रहे हो तो साइन इन्वर्स से रिप्रेजेंट होगा। और ये कहाँ से कहाँ, f इन्वर्स। जब आपका फलन ये प्रांत से इस परिसर में परिभाषित है तो प्रतिलोम फलन में -1 से 1 क्या बन जाना चाहिए, प्रांत। तो बच्चे कहेंगे -1 से 1 इसका प्रांत हो जाएगा, और इसका जो परिसर है, जो sin x का प्रांत था, वो sin इनवर्स x का परिसर बन जाने वाला है, यानी कि -π/2 से π/2। ये थ्योरी आपकी कहाँ से आई है, प्रथम अध्याय से आई है, जो कि आप सीख चुके थे। तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे बच्चों तो देखिए वैसा ही बिहेवियर, बिल्कुल उल्टा। देखिए साइन के अंदर जब बच्चे π/2 देते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 1, और साइन को जब -π/2 देते हैं तो देखिए -π/2 पे साइन कितना मान लेके आ रहा है आपका, -1, और साइन को जब 0 देते हैं तो कितना मान आ रहा है, 0। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जब साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स, कोई भी फलन दूसरी तरफ जाएगा तो उसका प्रतिलोम बन जाता है। तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान जो है बच्चों π/2 हो जाना चाहिए थ्योरी से। अब साइन ये लेफ्ट साइड में उधर में जाएगा तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, -1, जो कि -π/2 आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि π/2 का प्रतिबिंब 1, तो प्रतिलोम फलन में 1 का प्रतिबिंब कौन हो जाएगा, π/2। -π/2 का प्रतिबिंब -1 साइन में, तो साइन इनवर्स में -1 का प्रतिबिंब कौन बनेगा, -π/2, और 0 का प्रतिबिंब 0, तो साइन इनवर्स में भी जब 0 दोगे तो उसका प्रतिबिंब कौन बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। हम ग्राफ की बात करें तो जो x अक्ष पे था वो y अक्ष पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रांत था वो यहाँ पर परिसर हो जा रहा है,
और जो यहाँ पर परिसर था वो यहाँ पर प्रांत हो जा रहा है। जो एक्स अक्ष पे मान थे वो वाई अक्ष पे चले जा रहे हैं, जो वाई अक्ष पे हैं वो एक्स अक्ष पे आ जाएंगे, बिल्कुल विलोम हो जाएगा, प्रतिलोम। तो देखिए ये एक्स अक्ष है, तो यहाँ पर कौन कौन आएगा, -1 और 1। क्यों, वाई अक्ष पे ये 1 और -1 थे, तो -1 इधर और 1 आपका आ गया इधर। ठीक है, एक्स अक्ष पे क्या था, -π/2, 0 और π/2, तो ये हम उधर ऊपर ले जाएंगे, तो -π/2 ये आपका, ये 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका π/2। ग्राफ की बात करें, ये किसका बना रहे हैं, साइन इनवर्स x का। तो देखिए साइन इनवर्स को 1 देते हो तो प्रतिबिंब कितना बनता है, π/2। 1 पर मान कहाँ जाएगा, π/2 पे। साइन इनवर्स को -1 देते हो तो -π/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, -π/2 आ जाएगा बच्चों का। और 0 पे 0, तो फलन का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता हुआ दिखाई देगा। बच्चों इसको आगे बढ़ाएं तो हम इस तरह से जाएगा, और इसका आगे बढ़ाते हैं तो इस तरह से जाएगा, तो ये भी इस तरह से। तो जैसा बिहेवियर बच्चों एक्स अक्ष के प्रति था साइन एक्स का, वही बिहेवियर आपका वाई एक्स के प्रति किसका हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स का। ये प्रतिलोम फलनों की खास बात होती है। इसको मैंने थोड़ा ग्राफ बना के अच्छे से समझाया। देखिएगा मुख्य मान हो गया किसका, साइन एक्स का, -π/2 से π/2। ये क्यों प्राप्त किया, फलन को एक एक ही बनाने के लिए प्राप्त किया। यहाँ पर ये मान -1 से 1 क्या हो गया, परिसर। ये किसका, परिसर, या और किसके बराबर है, सहप्रांत के, क्योंकि सहप्रांत -1 से 1 और साइन एक्स का परिसर भी -1 से 1 होता है, तो दोनों बराबर कर दिए, फलन आच्छादक हो गया है। फलन आच्छादक हो गया तो ये वाली वैल्यूज़ हम नहीं लेंगे। हमारा प्रांत कहाँ से काम करेगा, यहाँ से -π/2 से आपके π/2 तक। ये वैल्यू कितनी है, -π/2। तो फलन जो है इतना ही ग्राफ, इतना ही आलेख बनाएगा बच्चों। अब इतनी दूरी में परिभाषित किया तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा देखो एक से ज़्यादा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो बच्चे कह देंगे सर फिर तो एक एक ही है। अब एक एक ही हो गया है। आच्छादक क्यों हो गया, क्योंकि -1 से 1 तक इसका परिसर है, जो कि सहप्रांत की जगह लिख दिया गया है, तो आच्छादक भी हो गया, इसलिए इसके प्रतिलोम फलन का अस्तित्व हो जाएगा। आगे देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, स्पष्टतया फलन y = sin x एक एक ही तथा आच्छादक है। क्यों, क्योंकि हमने प्रांत को छोटा कर दिया और परिसर और सहप्रांत को बराबर कर दिया। आगे अतः व्युत्क्रमणीय होगा तथा इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। जब फलन एक एक ही आच्छादक होता है तो व्युत्क्रमणीय हो जाता है, व्युत्क्रमणीय हो जाता है तो उसका व्युत्क्रम निकलेगा, और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम निकल कर आएगा, तो प्रतिलोम फलन का अस्तित्व हो जाता है। कैसे होगा आगे बताते हैं। कैसे करते थे, f(x) = sin x का प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात किया जाएगा, देखिएगा। माना y = f(x), प्रथम अध्याय में हमने सीखा था y = f(x), तो x = f लेफ्ट साइड में आएगा तो उसके ऊपर इनवर्स लग जाएगा, यानी कि प्रतिलोम, तो x = f इनवर्स y। देखिए f(x) का वैल्यू कितना है, sin x, तो y = sin x हो गया यहाँ पर। अब साइन इधर में आ जाएगा तो साइन इनवर्स y हो जाएगा, तो x = साइन लेफ्ट साइड में आया तो साइन इनवर्स y बन गया, तो x = साइन इनवर्स y आपको प्राप्त हो जाता है बच्चों। उसके बाद क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू आपने पहले से ही निकाल रखी है, f इनवर्स y, तो आपने f इनवर्स y = लिख दिया साइन इनवर्स y। और f इनवर्स x अगर y को x से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x लिख देंगे, फलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रांत को जनरली हम x कहते हैं। यहाँ पर प्रांत क्या दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने y को x से प्रतिस्थापित कर दिया, तो आपका प्रतिलोम फलन f इनवर्स x प्राप्त हो गया, जो किसके बराबर हुआ बच्चों, साइन इनवर्स x के बराबर प्राप्त हुआ। अब हम बताएंगे कि f इनवर्स का प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। देखिए बच्चों, पीछे आपने देखा था यहाँ पर आपका प्रांत क्या था, साइन एक्स का -π/2 से π/2, तो ये अब क्या बन जाएगा, परिसर। और परिसर क्या था, -1 से 1, तो -1 से 1 क्या बन जाना चाहिए, प्रांत। तो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, देखिए -1 से 1 तो क्या बन गया, किसका, साइन इनवर्स x का प्रांत बन गया। और -π/2 से π/2 जो कि मुख्य मान आपने लिए थे, वो मुख्य मान आपके परिसर के रूप में आपको यहाँ दिखाई देंगे बच्चों। तो इस तरह किसी फलन को एक एक ही आच्छादक बनाकर उसके प्रतिलोम का अस्तित्व बनाया जाता है।
और जहां उसको एक आच्छादक बनाया जाता है उन प्रांत के बिंदुओं को उस फलन के मुख्य मान कहा जाता है। ये स्टेटमेंट आपके सामने आता है। अब यही बात हम cos x के लिए भी करेंगे और बाकी के जो आपके त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त करने के लिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात करें कि साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा। देखिए अभी आपको बना के बताया था रफली, मैंने आपने बताया कि साइन इनवर्स को आप 1 वैल्यू दोगे तो क्या आएगा π/2। साइन इनवर्स को आप -1 दोगे तो -π/2 आएगा और साइन इनवर्स को आप 0 दोगे तो कितना आएगा 0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साइन को जब आप देते हो π/2 तो π/2 यानी 90 डिग्री पे मान कितना होता है 1, तो साइन राइट साइड में जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। तो साइन इन्वर्स 1 बराबर क्या आ जाना चाहिए π/2। दूसरी बात आपने कहा कि साइन को जब आप -π/2 वैल्यू देते हो तो आपके पास वैल्यू आती है -1, तो यहाँ से मान कौन सा प्राप्त होगा, ये साइन राइट साइड में जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, तो साइन इन्वर्स -1 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए π/2 और यहाँ से ये प्राप्त होता है। और साइन 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू प्राप्त होती है बच्चों को 0 प्राप्त होती है, तो साइन 0 पे वैल्यू 0, तो 0 साइन इन्वर्स 0 पर वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, तो साइन इन्वर्स 0 का मान कितना आ जाता है 0। ये इससे आपको प्राप्त हो जाता है। तो देखिए π/2 पे 1 पे 1 दिया आपने, साइन इन्वर्स को 1 दिया तो कितनी वैल्यू आई π/2 आई, तो आपने ये गोला लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट मिल गया। 0 पे कितनी वैल्यू आई 0, तो आपको ये पॉइंट मिल जाता है। और आपने देखा कि -1 पर साइन इन्वर्स को -1 दिया तो कितना आना चाहिए -π/2, तो -1 पर क्या मिल गया आपको -π/2, तो फलन का ग्राफ कुछ इस तरह से आगे चला जाएगा। ये क्या कहलाते हैं आपके -π/2 से π/2 में फलन को परिभाषित किया था आपने एक आच्छादक बनाने के लिए, ये मुख्य मान कहलाते हैं। तो देखिए जैसा बिहेवियर x अक्ष के प्रति था वैसा बिहेवियर किसके प्रति दिखाई दे रहा है बच्चों को y अक्ष के प्रति। प्रतिलोम फलन की यही तो खास बात होती है। अब अपन बात करते हैं cos x की। देखिए cos x f(x) इक्वल टू cos x, इसके मुख्य मान में 0 से पाई ले रहा हूँ। 0 से पाई, देखिए ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। पूरा ग्राफ तो R टू R में डिफाइन करते हैं, तो ये ग्राफ चलता है, किसका चलता है cos x का। परंतु हमें इसको बनाना है एक, तो मैं प्रांत को छोटा करूँगा। प्रांत को छोटा कहाँ, 0 से लेके पाई तक। ये 0 आपका और ये पाई, इस दूरी में जो ग्राफ आएगा बच्चों का इतना ही आएगा। ये देखिए आपका इतना, तो x अक्ष के समांतर रेखा इस ग्राफ को एक ही बिंदु पे कट करेगी। प्रतिच्छेद एक ही बिंदु पे होगा तो इसका मतलब फलन क्या हो गया एक ही हो गया। और जो इसका सह प्रांत है वो किसके बराबर लिख दूं, परिसर के बराबर। बताइए cos x का परिसर -1 से लेके कहाँ तक आता है, आपका 1 तक आता है, तो आपने सह प्रांत की जगह -1 से 1 परिसर ले लिया तो फलन आच्छादक हो गया। अब बच्चों ने कहा कि इस प्रांत से इस सह प्रांत तक फलन एक ही भी है, आच्छादक भी है, तो प्रतिलोम फलन का अस्तित्व हो जाएगा। और प्रतिलोम फलन कौन होगा cos x का, आगे जाकर बनेगा cos इनवर्स x। तो फिर ये प्रांत बन जाएगा बच्चों का और ये क्या बन जाएगा, परिसर, किसमें, cos इनवर्स x में। तो आगे देखिए मैंने बना रखा है आपके सामने cos इनवर्स x, f इनवर्स x यानी कि f(x) का प्रतिलोम। f(x) इक्वल टू cos x था, तो f इनवर्स x इक्वल टू क्या बन के आ गया आपके पास, cos इनवर्स x। और f इनवर्स का प्रांत क्या हो गया, जो पीछे आपका क्या था, परिसर, तो परिसर प्रांत बन जाने वाला है और प्रांत बन जाने वाला है परिसर, तो प्रांत क्या बन गया आपका, परिसर, जो कि cos x का प्रांत था, cos इनवर्स x का परिसर बन चुका है। ये क्या है आपके मुख्य मान। क्यों, 0 से पाई तक आपने फलन को एक करने के लिए परिभाषित किया था, किसको, cos x को, तब वहां पर वो एक ही बना था, तो ये मुख्य मान कहलाते हैं। तो 0 से पाई तक मुख्य मान होते हैं cos x के, तो cos इनवर्स x का परिसर क्या होता है, 0 से पाई तक होता है। और इसके ग्राफ की बात कर लें तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। जब आप cos को 0 वैल्यू देते हो तो आपको प्राप्त होता है 1। तो यहाँ से आप बात करें cos उधर में जाएगा तो cos इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। ये बात आपके सामने आ गई। एक बात और, पहली बात। दूसरी बात, जब cos को आप π/2 देते हो
तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है 0। तो बच्चे यहाँ से इम्प्लाइज कर सकते हैं, कॉस उधर में जाएगा तो कॉस इनवर्स 0 इक्वल टू बच्चों को मिल जाता है π/2। ये बात बच्चों के सामने आ गई। तीसरी बात देखिए, कॉस को आप पाई वैल्यू देते हैं तो कॉस पाई का मान कितना निकल कर आता है -1। यहाँ से इम्प्लाइज कर सकते हैं, कॉस राइट साइड में जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा, -1 इक्वल टू कितना आ जाता है पाई। तो ये 3 वैल्यूज आपको प्राप्त होती हैं। तो देखिए x पे प्रांत -1, 0 और 1। देखिए -1 यहाँ 0 और ये 1, ये तो आ गए x पे, क्योंकि प्रांत हमेशा x पे होता है। उसके बाद 0 से पाई वैल्यूज लेंगे किस पर, y पे, जो कि परिसर है। तो देखिए 0 तो बीच में आ गया, तो आपका पाई 0, π/2 और पाई, ये 3 वैल्यूज आपने यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। अब हम मान निकालते हैं। कॉस इनवर्स 1 पर वैल्यू कितनी आएगी 0। तो कॉस इनवर्स में 1 डाला तो 0, तो ये पॉइंट बच्चों को मिल जाता है। कॉस इनवर्स में 0 डाला तो कितना मिला, प्रतिबिंब π/2 मिला। 0 पे फलन π/2 पर चला जाएगा, आपने देखा। और फिर उसके बाद कॉस इनवर्स में -1 डाला, यानी कि -1 यहाँ पर है आपका, ये -1 डाला तो फलन की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है आपकी पाई, तो फलन यहाँ पे चला जाएगा। तो फलन देखिए कुछ इस तरह से यूँ जाता हुआ प्रतिलोम फलन का ग्राफ आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह से आपने cos x को परिभाषित किया मुख्य मानों में, उसको एक ही आच्छादक बनाया और आपने उसके प्रतिलोम को परिभाषित कर दिया cos इनवर्स x को, जिसका परिसर होता है 0 से पाई। इन प्रतिलोम फलनों के परिसर बच्चों को ध्यान से याद कर लेने हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन करते टाइम ये बहुत अहम भूमिका जो है वो निभाएंगे। आगे tan की बात करते हैं तो tan x पर चलते हैं। f(x) इक्वल टू tan x। tan x का प्रांत क्या लें, -π/2 से π/2 के मध्य। देखिए -π/2 ये रहा आपका, π/2 ये रहा। आगे के ग्राफ नहीं लेंगे, हम सिर्फ इतनी दूरी में परिभाषित करेंगे। तो फलन का ग्राफ देखिए आपके सामने है, सिर्फ इतना ही रहेगा और इतना रहेगा तो x अक्ष के समांतर रेखा जो है वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो हम कहेंगे फलन एक ही हो गया। अब इसका परिसर पूरा R है, तो परिसर R सहप्रांत की जगह आपको दिखाई दे रहा है, तो फलन आच्छादक पहले से ही था, तो इसके सहप्रांत में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से ही जो tan x है वो क्या है, आच्छादक है। सिर्फ इसे एक ही बना दिया गया है। अब एक ही बनाया कैसे, प्रांत को छोटा कर दिया, -π/2 से π/2 के मध्य में सीमित कर दिया, फलन एक ही हो गया, आच्छादक हो गया, इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित हो जाएगा। अब प्रतिलोम फलन परिभाषित हो जाएगा तो उसके ग्राफ बनाने की जरूरत है, तो उसका ग्राफ बनाते हैं। प्रतिलोम क्या कहलाएगा, f इनवर्स x, जिसको किससे डिनोट करेंगे, tan इनवर्स x से, और r हो जाएगा प्रांत, और -π/2 से π/2 किसकी जगह चला जाएगा, परिसर की जगह। तो आप देखिए आगे आपने f इनवर्स x को क्या लिखा, tan इनवर्स x, जो कि tan x का क्या है, प्रतिलोम फलन है। पीछे में आपका जो परिसर था अभी प्रांत बन जाने वाला है, तो देखिए प्रांत कौन हो गया, r, और पीछे -π/2 से π/2 मुख्य मान जो थे, इनके मध्य की संख्याएं वो क्या बन जाती हैं, आपका परिसर बन जाता है। तो बात करते हैं इसका ग्राफ कैसे होना चाहिए। आप ग्राफ बनाएंगे इसका तो कुछ इस तरह से आएगा, सिर्फ इतना सा ही। अगर आगे बात करते तो कुछ इस तरह से बनता जाता, क्योंकि जैसा x अक्ष के प्रति बिहेवियर था देखिए आप, वैसा ही आगे जाकर किसके प्रति बिहेवियर दिखाई दे रहा है, वाई एक्स के प्रति, क्योंकि बिल्कुल प्रतिलोम हो जाता है, बिल्कुल व्यतिक्रम बन जाता है। तो ये आपने ग्राफ देखा कि इस तरह से tan इनवर्स x का ग्राफ -π/2 से लेकर π/2 के मध्य में आप इस तरह से उसको जाता हुआ देखेंगे। तो आगे देखते हैं अपन f(x) इक्वल टू cot x की बात करते हैं। देखिए इसका जो मुख्य मान है 0 से पाई लेंगे, 0 से पाई लेंगे तो आपका 0 और ये पाई बीच में π/2 इतनी दूरी में ही परिभाषित इसको हम करेंगे, जिससे फलन क्या हो जाएगा, एक ही। तो 0 से पहले प्रांत नहीं रहेगा तो ये ग्राफ भी नहीं रहेगा, और पाई के बाद प्रांत नहीं रहेगा तो ये भी ग्राफ नहीं रहेगा। तो ग्राफ कितना रहेगा, सिर्फ ये वाला ग्राफ आपके सामने उपस्थित रहेगा। अब फलन इतना ही रहेगा, आलेख इतना ही होगा। तो x अक्ष के समांतर रेखा देखिए आपको एक से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं कट कर रही है, इसका मतलब cot x इस मुख्य मान 0 से पाई में क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है।
और जो इसका सह प्रांत R है वो परिसर के बराबर है। वाई एक्स को पूरी को आलेख घेर रहा है तो परिसर कितना होता है, R होता है, जो कि सह प्रांत के बराबर हो जाता है। तो फलन पहले से ही आच्छादक था, सह प्रांत में कोई परिवर्तन करने की बच्चों को आवश्यकता नहीं पड़ी। अब बच्चे कहेंगे कोट एक्स जो है इस मुख्य मान के लिए यानी कि प्रांत को छोटा करने के बाद एक ही बन गया है और आच्छादक भी बन गया है, तो ये व्युत्क्रमणीय हो गया है। और व्युत्क्रमणीय हो गया है तो इसके प्रतिलोम का अस्तित्व हो जाएगा, और प्रतिलोम का अस्तित्व हो जाएगा तो प्रतिलोम क्या कहलाएगा कोट एक्स का, कोट इनवर्स एक्स। और ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है तो ये बिहेवियर जैसा एक्स अक्ष के प्रति कर रहा है आगे जाकर किसके साथ कर देगा, वाई एक्स के साथ कर देगा। और जो प्रांत था वो आगे जाके कोट इनवर्स एक्स का क्या बन जाएगा, परिसर बन जाएगा। और कोट एक्स का जो परिसर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या बन जाएगा, आपका प्रांत बन जाएगा। तो कोट इनवर्स को देखिएगा, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स कोट एक्स का प्रतिलोम फलन है, जबकि प्रांत क्या बन जाता है, आर बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि पीछे आपका आर कोट एक्स का क्या था, परिसर। और प्रांत क्या है, 0 से पाई मुख्य मानों में एक एक ही करने के लिए आपने परिभाषित किया तो आगे 0 से पाई जो है परिसर बन जाएगा कोट इनवर्स एक्स का। तो आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के ये परिसर यानी कि मुख्य मान ध्यान से देख लेने हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, आप साथ के साथ याद करते रहिए, हमें आवश्यकता होगी इनकी। फलन का ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाएगा। देखिए आपका पीछे ग्राफ ये इस तरह से जा रहा था तो यहाँ पर आपका फलन इस तरह से जाता हुआ दिखाई देगा। ये फलन भी प्रतिलोम फलन सदैव एक एक ही आच्छादक होते हैं। क्यों, क्योंकि वो किसी फलन को एक एक ही आच्छादक होने के बावजूद ही परिभाषित किए जाते हैं। आगे देखते हैं अपन, अगला फलन हमारा सेक एक्स लेते हैं। सेक एक्स का प्रांत क्या किया जाए, देखिए सेक एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, लेकिन हम सिर्फ इसको यहाँ से इतना लेंगे और यहाँ से फलन को सिर्फ इतना लेंगे तो कितनी दूरी में आलेख आया, ये देखिए यहाँ से ये 0, ये π/2 और ये आपका कितना पाई, तो 0 से पाई। लेकिन बीच में कौन पड़ा आपका, यहाँ पर π/2 आपको दिखाई दे रहा है। π/2 पे कहाँ फलन चला जा रहा है, अनंत पे चला जा रहा है। तो उन बिंदुओं को निकाल देना होता है जिस पर फलन का मान अनंत पर जाता है, क्योंकि फलन का मान अपरिभाषित होता है। तो 0 से पाई के बीच में से आपको क्या निकालना होगा बच्चों, π/2। क्यों, कारण यह है कि π/2 पे आपका सेक एक्स जो है कहाँ जा रहा है, अनंत पे। क्योंकि सेक एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, सेक एक्स का मतलब होता है 1/cos x। तो π/2 पे cos x 0 होगा तो सेक एक्स कहाँ चला जाएगा, अनंत पे चला जाएगा। तो π/2 को आपको निकाल देना है। अब 0 से पाई तक में के बिंदुओं में से π/2 निकालेंगे तो π/2 को बिल्कुल इस मंझले कोष्ठक में रख के निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रकार का समुच्चय है। संवृत और विवृत अंतराल क्या होते हैं, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय होते हैं, और किसी भी समुच्चय में से किसी समुच्चय को ही घटाया जा सकता है। तो π/2 को अगर आप सीधा निकालते हैं तो वो गलत हो जाएगा। आपको π/2 का एक समुच्चय बनाना होगा, यानी कि उसको मंझले कोष्ठक में रखना होगा, और फिर आपको 0 से पाई के अंतराल में से निकालना होगा। तो 0 से 0 पर मान कितना आया आपका 1, और यहां पर पाई पर मान कितना प्राप्त कर रहा है फलन -1, और π/2 पे अनंत की तरफ जा रहा है, वो बिंदु आपने निकाल दिए। ये सेक एक्स के मुख्य मान कहलाते हैं, जहां पर परिभाषित करने के बाद फलन एक एक ही हो जाता है। और यहाँ पर आगे देखें r -1 to 1, देखिए 1 से -1 के मध्य की जो वैल्यूज़ हैं कभी भी आलेख ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि आलेख यहाँ ऊपर जा रहा है और इधर भी देखो ऊपर चला जाता है, इधर से नीचे से उठता हुआ -1 से पहुँच के फिर नीचे की तरफ गमन करने लगता है। यानी कि इसका जो परिसर होता है वो पूरी वाई एक्सिस होती है, लेकिन -1 से 1 तक के मान निकालने पड़ते हैं। किस में से, पूरी वाई एक्सिस मतलब R में से। तो R में से घटा दिया -1 से 1 के मध्य की वास्तविक संख्याएं। तो इस तरह से आपने किया कि इसमें से ये आपने प्रांत परिभाषित कर दिया और ये परिसर सह प्रांत की जगह रख दिया, तो फलन हो गया आपका आच्छादक, क्योंकि सह प्रांत और परिसर बच्चों अब बराबर हो चुके। तो यहाँ पर जब ये एक एक ही आच्छादक होता है तो सेक एक्स के प्रतिलोम को परिभाषित कर देंगे, जिसको बोलेंगे सेक इनवर्स एक्स। तो देखेंगे बच्चे आगे एफ इनवर्स एक्स की
इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। जो आप पीछे परिसर दे रहे थे वो यहाँ प्रांत बन जा रहा है, यानी कि r में से -1 से 1 की वैल्यूज निकाल देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, प्रांत हो गया किसका, सेक इनवर्स एक्स का। और जो मुख्य मान थे प्रांत के वो यहाँ पर परिसर बन जाने वाले हैं। क्या थे, 0 से पाई, लेकिन π/2 को निकाल दिया, तो 0 से पाई तक के मानों में से π/2 को निकाल दिया। ये आपके पास क्या प्राप्त हो गए बच्चों, मुख्य मान प्राप्त हो गए। किसके मुख्य मान है ये, आपके सेक इनवर्स एक्स के, जो क्या कहलाते हैं, सेक इनवर्स एक्स के परिसर कहलाते हैं। तो ये आपको याद करना है। आगे बात करते हैं कोसेक इनवर्स एक्स कैसे परिभाषित कर सकते हैं। कोसेक एक्स को पहले एक एकी आच्छादक बनाते हैं, देखते हैं वो किस प्रांत में एक एकी बन पाता है, और उसका परिसर जो है सह प्रांत के बराबर करके हम आच्छादक बना देंगे और कोसेक इनवर्स एक्स को परिभाषित कर देंगे। देखिए आगे, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, यहाँ पर -π/2 पे वैल्यू आती है इसकी -1, 0 पे चला जाता है अनंत पे, और π/2 पे वैल्यू कितनी आती है, 1। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, आपने 11वीं क्लास में पढ़े होंगे इन ग्राफों को। अब 0 पे अनंत जा रहा है तो प्रांत में 0 तो नहीं होना चाहिए, तो मैं कहाँ से इस दूरी में इसको परिभाषित करता हूँ, यानी कि -π/2 से π/2 तक, लेकिन बीच में से 0 को निकाल दूंगा। क्यों, वहाँ पर फलन अपरिभाषित हो जाता है, अनंत पर पहुँचता है। तो -π/2 से π/2 तक प्रांत ले लूंगा, -π/2 से π/2 तक की संख्याएं, लेकिन बीच में 0 पड़ रहा है जिस पर फलन अनंत जा रहा है, अपरिभाषित हो रहा है, तो उस 0 को मैं निकाल दूंगा। पहले भी बता चुका हूं, 0 को का एक समुच्चय बनाकर निकालना होगा, क्योंकि ये जो अंतराल है ये वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है, तो समुच्चय में से समुच्चय को माइनस किया जा सकता है। ठीक है, r -1 to 1 जैसे कि सेक एक्स में था, यहाँ पर भी -1 से 1 के बीच में आलेख नहीं है, इसका मतलब ये परिसर में नहीं आने चाहिए। परिसर इसका कितना होगा, परिसर होगा r -1 to 1। तो ये हमने सह प्रांत की जगह लिख दिया है, इसका मतलब सह प्रांत और परिसर क्या हो गए, बराबर, इसलिए फलन आच्छादक भी हो गया। एक एक ही दिखाई दे रहा है फलन का ग्राफ, देखो इतना -π/2 से 0 तक, और 0 से इधर में देखा इतना है, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा हमेशा एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो फलन क्या हो गया आपका, एक एक ही हो गया। फलन एक एक ही आच्छादक होने के कारण इसका प्रतिलोम परिभाषित हो गया। प्रतिलोम कौन कहलाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, और उसका प्रांत क्या बन जाएगा, r में से r -1 to 1, और ये क्या बन जाएगा, परिसर, जो कि मुख्य मान कहलाएंगे, यानी कि -π/2 से π/2 में से आप क्या निकाल देंगे, 0। तो आगे देखिए उसका ग्राफ मैंने बनाया आपके सामने, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स किसका प्रतिलोम फलन है, कोसेक एक्स का। कब, जब आपने ये प्रांत लिया इसका, और ये आपके मुख्य मान थे, यहाँ पर था, तो आपने इस तरह से लिख दिया। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से नीचे वाला नहीं आएगा, क्योंकि किस दूरी में बात करनी है, -π/2 से π/2 तक ही तो मुख्य मान है आपके, तो यहाँ से ये ग्राफ आ जाता है। इस तरह से आपको मुख्य मान याद कर लेने हैं बच्चे। 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मैंने आपको पढ़ाए हैं, जिनके मुख्य मान यानी कि परिसर मैंने बताए हैं। जो भी ये फलन, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, ये अपने परिसर से बाहर जाकर मान नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये याद कर लेंगे बच्चे। अगले भाग में आगे की बातें करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।